नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का नाम मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये बड़ा ही चर्चा में है, तो देखेंगे क्यों चर्चा में है और इसके अलावा मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लें। न्यूज़ क्या है, क्यों चर्चा में है? तो देखिए, ये जो अभ्यारण्य है ये अभी हाल ही में 2 फरवरी की रात को यहाँ पर जो भी रोइंग मायोडिया जो सड़क है जो अभ्यारण्य के भीतर ही है, वहाँ पर एक बाघ ने हेड जो कांस्टेबल है उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद देखें तो उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से देखें तो ये जो पूरा मसला है ये चर्चा में आ गया। जो भी सरकारी आदेश है उसमें राज्य सरकार और मुख्य जो वन्यजीव वार्डन है उन्होंने बाघ को पकड़ने और पुनर्वास की जो अनुमति है वो प्रदान की है। और ये इसी कारण से देखें तो अभ्यारण्य चर्चा में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इस अभ्यारण्य में जो ये हेड कांस्टेबल है जिसकी मौत हुई उसके बाद मानव वन्य जीव जो संघर्ष है उसके मामले में बाघ को पकड़ने की अनुमति दी। और ये जो अनुमति है ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम 1972 है उसी की धारा 11(1)(a) के अंतर्गत दी गई। तो ये महत्वपूर्ण कानूनी आधार है। अभियान जो भी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA है उसी के अनुरूप है। और ये जो अभ्यारण्य है अब इस कारण से देखें तो अब चर्चा में है। थोड़ा सा इस पर और हम बात करेंगे। जो मेहाओ वन जो अभ्यारण्य है इसके अगर संरक्षण और यहाँ पर जो भी मानव वन्य जीव संघर्ष है उस कारण से ये पूरा चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में देखें तो एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में ये बड़ा फेमस है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल में इसकी अवस्थिति है। ये अभ्यारण्य अपनी जैव विविधता की समृद्धता के लिए ये भारत में विश्व विख्यात है। यहाँ कई प्रकार के जो लुप्त प्राय प्रजाति के जो जीव हैं उनके सहित विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, विभिन्न वनस्पति जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभ्यारण्य अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी जो भी सदाबहार वन है, बांस के जो जंगल है, घास के जो मैदान है वो बड़े स्तर पे देखे जा सकते हैं। कई प्रकार के जो भी स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, उनका ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। और ये अभ्यारण्य अपनी पक्षी विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ पर 300 से अधिक जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। जो भी कानूनी प्रशासनिक जो मसला है उस पर हमने पहले बात की कि जो भी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(a) है उसी के तहत खास तौर पे इस जंगली जानवर या वन्य जीव को क्या किया गया है, रेस्क्यू करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी इसमें महत्वपूर्ण तौर पे जो NTCA है उसकी जो भूमिका है, बाघों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसमें जो SOP है, मानव बाघ जो संघर्ष प्रबंधन है, ट्रैंक्विलाइजेशन है, जो भी कैप्चर प्रोटोकॉल है वो यही तय करता है। तो जो मेहाओ वन जो अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालयी जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों है? तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कई सारी वैलीज हैं, ऊंचाई में एक तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर बायो जो डाइवर्सिटी है वो समृद्ध देखने को मिलता है। जो घटना है उस पर हमने बात कर ली, सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसको भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, कहाँ पर है, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो पहले हमने बताया कि ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और निचले जो भी यहाँ पर लोअर दिबांग वैली है उसमें ये अवस्थित है, राज्य के पूर्वी भाग में है। और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसके काफी निकट है। पूर्वी हिमालय का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये संरक्षित क्षेत्र पूर्वी हिमालय के हिस्सा होने के साथ ही अपनी समृद्ध जो जैव विविधता है, अद्वितीय जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके लिए भी ये खास तौर पे जाना जाता है। और यहाँ जो ऊंचाई है, ऊंचाई में एक शार्प जो अंतर है वो देखने को मिलता है। इस कारण से देखेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमने देख ली कि आखिर लोकेशन कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो लोअर दिबांग वाला जो क्षेत्र है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। लोअर दिबांग जो वैली, ये डिस्ट्रिक्ट भी है, इसी नाम से देखेंगे तो एक जिला है, उसी जिले में इसकी अवस्थिति है।
स्थलाकृति के बारे में भी हमने देख लिया कि यहाँ पर गहरी घाटियाँ हैं, खड़ी ढलानें हैं, ऊंचाई 400 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक का वेरिएशन देखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ ट्रॉपिकल अल्पाइन जो बायोडाइवर्सिटी है वो खास तौर पे देखने को मिलती है। अगर इस अभयारण्य की अन्य विशेषताओं की बात करेंगे तो इसका जो नाम है, अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में स्थित जो मेहाओ झील है, उस झील के नाम पर ही क्या है, इस अभयारण्य का नाम मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य पड़ा है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाली कई सारी नदियां हैं, कई सारी जलधाराएं हैं, जैसे असुपानी है, देवपानी है, एंजोपन है, दीफू है, जोवे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और इस अभयारण्य में 4 प्रकार के महत्वपूर्ण जो वन क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वन है या समशीतोष्ण जो शंकुधारी वन है वो यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अभयारण्य की जो जीवन रेखा है वो नदियां हैं, झील तंत्र है, जिसके बारे में हमने देखा कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। और इसी क्षेत्र में जो मेहाओ झील है, जिसके नाम पर ही इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम पड़ा है। इसके अलावा देखेंगे तो दूसरा एक झील सैली जो झील है वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अगर नदियों की बात करेंगे तो इसमें आंसू पानी है, देव पानी है, भी पानी है, एजे है, में है, दीफू है, एजे है, ये कुछ महत्वपूर्ण जोवे है, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इनकी जो विशेषता है कि जैसे आंसू पानी की अगर बात करें तो ये अस्थाई एक प्रवाह प्रदान करता है इस पूरे क्षेत्र में, तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसके लिए है। दूसरी बात जो देवा पानी है, ये क्या है, ये जो मेयाओ झील है, इस मेहाओ झील के लिए देखें तो एक जल स्रोत का काम करता है, क्योंकि इससे ये क्या है, ये कनेक्टेड है। ऐसे ही देखेंगे जैसे दीफू की ही बात कर लेंगे तो जो दीफू नदी है ये क्या है, स्थानीय पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, ये देखें इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह की इनकी विशेषताएं हैं। दीफू जो है, दीफू की अगर हम बात करेंगे तो ये तो महत्वपूर्ण है। जोवे की ही बात करें तो वर्षा आधारित एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं और इस क्षेत्र के लिए इनकी जो खासियत है, इनकी जो महत्ता है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इनको डिटेल में हमने दे दिया, इनको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। जो भी इफी पानी नदी है, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, या एजे नदी है, एमे नदी है, या फिर आबा नदी है, ये अभयारण्य के आसपास एक महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ पर देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे अगर हम बात करेंगे जो 2 झीलों की हमने बात की कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, मेहाओ जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण झील आपको देखने को मिलेगी। एक तो इसी के नाम से जो मेहाओ झील है, और दूसरी जो झील है वो सैली झील है। मेहाओ झील जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेहाओ जो झील है ये इस क्षेत्र में अवस्थित सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से शामिल किया जाता है, क्योंकि 2 झीलों जो सैली झील है और ये मेहाओ झील है, ये क्या है, इस क्षेत्र की बड़ी झील मानी जाती है और लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 1640 मीटर है और इसका जो निर्माण है वो 1950 का जो भूकंप आया उसी से हुआ था। विभिन्न जो जलीय जीव हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो आवास है वो भी प्राकृतिक आवास ये प्रदान करता है, और आसपास के जो भी वन्यजीव हैं उनके लिए जल स्रोत का काम करता है। ये जो झील है अपनी प्राकृतिक जो सुंदरता है, उस ब्यूटीनेस के लिए ये खास तौर पे जाना जाता है। और इसके अलावा अभयारण्य में आने वाले जो पर्यटक हैं उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण आकर्षण का ये केंद्र होता है। दूसरी जो झील है ये सैली झील है, 520 मीटर की ऊंचाई पर है, 2 हेक्टेयर में ये फैली हुई झील है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेहाओ झील की तुलना में आकार में तो ठीक है, ये छोटी है, लेकिन इस आकार में छोटे होने के बावजूद एक समग्र पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से तो ये सैली झील और भी खास हो जाती है। दूसरी बात देखिए, अगर वनस्पति विविधता की बात करें तो इस क्षेत्र में कई तरह के जो वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन क्षेत्र है, और ऊंचाई पर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण वन आपको देखने को मिलेंगे, और ऊंचाई पे जाएंगे तो समशीतोष्ण जो शंकुधारी वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो वृक्ष प्रजातियां हैं जिसमें हेलो, खोकन, मुकाई, टीटा चंबा, बांस के बड़े बड़े जो कह सकते हैं वन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सबसे खास क्षेत्र माने जाते हैं।
दूसरी बात देखिए कि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय जो वनस्पतियां हैं, जो हमने बात की कि इनकी ऊंचाई के हिसाब से जैसे हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इन वनस्पतियों का विकास इस क्षेत्र में हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इनके अलावा देखेंगे बांस और बेत के बड़े बड़े यहाँ पर वन या वृक्ष देखने को मिलते हैं। झाड़ियाँ, जड़ी बूटियों के अलग अलग प्रजाति के जो वृक्ष झाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो औषधि पौधों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बड़ा ही अहम है और महत्वपूर्ण तौर पे ये अलग अलग प्रकार के जो वनस्पति हैं, जो वन हैं, वो देखने को इस क्षेत्र में मिलते हैं। अगर जैव विविधता की बात करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में जैव विविधता या प्रमुख जो जीव हैं उनकी अगर बात करें तो मार्बल जो कैट है, जंगली कुत्ता है, स्पॉटेड जो लीशैंग है, पक्षी की अलग अलग 300 जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो आपको जानना चाहिए। सामान्य नियम की बात करेंगे तो जानवरों के शिकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा प्रभावी है। और दूसरी बात करें कि जानवर मानव जीवन के लिए खतरा है या नहीं है, उसके संदर्भ में जो भी अपवाद वाली जो धाराएं हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो भी अनुमति की बात की जाती है कि राज्य का मुख्य वन्य जीव जो वार्डन है, यदि जानवर मानव जीवन के लिए खतरा है या लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो फिर उस स्थिति में क्या माना जाता है कि जो जानवर है वो मानव जीवन के लिए खतरा है। प्राथमिकता दी जाती है या तो उसे पकड़ने की या मारने की या शांत करने की या फिर उसे कहीं और शिफ्ट करने की। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी इस पूरे क्षेत्र में आएंगे, जो भी ऑपरेशन प्रोटोकॉल जो एनटीसीए है उसकी जो भूमिकाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे भी वो चाहता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम से कम किया जाए। तो जो भी एनटीसीए है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, पर्यावरण जो मंत्रालय उसके तहत जो भी वैधानिक एक निकाय है, बाघ से जुड़े हुए जो मामले हैं उनके लिए मानक संचालन जो प्रक्रिया है एसओपी वो तय करता है, जिसमें ट्रैकुलाइजेशन, श्वासजात या पुनर्वास की स्थिति देखने को मिलती है। जो भी मानव वन्यजीव संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, अगर उसके कारण की बात करेंगे, प्रभाव की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव। लगातार बढ़ता हुआ जो अर्बनाइजेशन है, जो कह सकते हैं कि आधारभूत संरचनाओं का जो विकास है, इस कारण से क्या आ रहा है कि अभ्यारण्य की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमित हो रही है, जिस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। मानव बस्तियां तेजी से बढ़ रही हैं, आवास जो विखंडन है वो भी एक बड़ा कारण है और वन्य जीव जो आवास है उसमें बढ़ती हुई जो मानवों की एक कह सकते हैं एंट्री है वो इसके पीछे कारण है। और इस कारण से देखें बहुत तरह के प्रभाव इसके देखने को मिल रहे हैं। जैसा अभी देखने को मिला, मानव जीवन की जो दुखद हानि है वो इससे देखने को मिल सकती है। स्थानीय जो समुदाय है उस समुदाय में वन्य जीवों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न हो जाता है। संरक्षण के जो भी दीर्घकालिक प्रयास हैं वो प्रयास प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि सड़क जो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उस कारण से मानव और वन्यजीव जो संघर्ष है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। मानव बस्तियों का जो तेजी से विस्तार हो रहा है उस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। शिकारी जो प्रजातियां हैं उन शिकार जो प्रजातियों की जो कमी हो रही है उस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। समाधान इसका क्या हो सकता है? तो देखिए, अल्पकालिक स्तर पे त्वरित जो प्रतिक्रिया दल है उसका गठन किया जाए, बाघों के लिए जीपीएस निगरानी लाई जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात को कंट्रोल किया जाए और दीर्घकालिक स्तर पे इको जो ब्रिज है, जो वन्य जीव गलियारे हैं उनको विकसित किया जाए। सामुदायिक जो भागीदारी है, जो जागरूकता है वो लाया जाए। बेहतर मुआवजा और बीमा योजनाएं लाने के साथ ही इसका समाधान किया जा सकता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भी लोअर दिबांग वैली वाला, जो अरुणाचल वाला, जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी स्थिति देखने को मिली, अगर उस पर हमें कंट्रोल करना है तो इसका एक जो सतत विकास है, जो संरक्षण के बीच में संतुलन होना चाहिए, वो अगर किया जाता है तो इसका अस्थायी जो समाधान है वो किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया। आप देखना चाहें तो जो भी अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। जो मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, नदियों की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य की जो हालिया घटना है, इस हालिया घटना का विश्लेषण कीजिए, इसके लिए समाधान सुझाइए। ये से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।